तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं कांग्रेस की कैसे स्थापना होती है इंडिया में, ठीक है, और फिर उसमें छत्तीसगढ़ में कैसे क्या क्या प्रभाव हुए, कौन कौन से अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन नेता जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है क्या। तो कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 ईस्वी। 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना होती है और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम, ठीक है, ब्रिटिश थे। ए ओ ह्यूम जो है वो कांग्रेस के संस्थापक थे, ठीक है क्या। अब कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो कई दो सिद्धांत हैं उसके बारे में पहले पढ़ते हैं, ठीक है। पहला सिद्धांत है सुरक्षा कपाट। सुरक्षा कपाट का सिद्धांत, इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय जी के द्वारा सुरक्षा कपाट की अवधारणा का विकास किया गया था, ठीक है। लाला लाजपत राय कहते हैं कि देखिए 1857 की क्रांति हुई थी, तो इन्होंने कहा कि अंग्रेजों ने भारतीयों का यूज किया है ताकि ये 1857 जैसी क्रांति दोबारा भारत में ना हो। आपको पता ही होगा 1857 की क्रांति एक बहुत बड़ी क्रांति थी जिसने अंग्रेजों की नींव हिला दी थी। क्लियर है क्या? ठीक है, तो ऐसा विद्रोह दोबारा ना हो, हमें एक संस्था के माध्यम से ऐसे विद्रोह के बारे में पता चल जाए। जैसे कि अगर उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की तो कांग्रेस के जरिए ये विद्रोह जो है धीरे धीरे पनपता, ठीक है। तो कांग्रेस के जरिए ऐसे आंदोलन या ऐसे विद्रोह के बारे में जो है ब्रिटिश को पहले ही पता चल जाए, इसलिए उन्होंने जो है कांग्रेस की स्थापना की। ऐसा कहना है सेफ्टी वॉल थ्योरी, जिसे सुरक्षा कपाट का सिद्धांत कहते हैं। इसका प्रतिपादन लाला लाजपत राय ने किया था, ये हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप तड़ित चालक का सिद्धांत, तड़ित चालक का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। आपको पता होगा कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने तड़ित चालक का सिद्धांत दिया और कहा कि हमने अंग्रेजों की मदद से एक संस्था बनाई, एक कमिटी बनाई, कांग्रेस कमेटी। अगर हम उनकी सहयोग के बिना अगर कांग्रेस कमेटी बनाते तो वो उसे तुरंत ही समाप्त कर देते, पनपने नहीं देते। तो ये कहना था गोपाल कृष्ण गोखले जी का तड़ित चालक के सिद्धांत पे। ये हम इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। अब हम आते हैं छत्तीसगढ़ के टॉपिक में, ठीक है। अब कांग्रेस के अधिवेशन हुए, मेनली कांग्रेस के 4 प्रकार के अधिवेशन होते थे। हम लोग देखते हैं कांग्रेस के अधिवेशन, ठीक है। मैंने कहा कि कांग्रेस के 4 प्रकार के अधिवेशन होते थे। एक होता था केंद्रीय अधिवेशन, केंद्रीय अधिवेशन, या इसी को क्या कहते थे? वार्षिक अधिवेशन। ये वर्ष में एक बार होता था, इसलिए वार्षिक अधिवेशन, ठीक है। एक होता था प्रांतीय अधिवेशन, प्रांत में भी होता था, जिसे प्रांतीय अधिवेशन कहते थे। प्रांतीय अधिवेशन या फिर प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन, ठीक है। एक होता था जिला स्तर पर, जिसे जिला राजनीतिक सम्मेलन भी कहते थे, और एक तहसील स्तर पर भी कांग्रेस के अधिवेशन जो है वो होते थे। इन अधिवेशनों में छत्तीसगढ़ के जो नेता है वो पार्टिसिपेट करते थे। इन अधिवेशनों में होता क्या था? तो ब्रिटिश नीतियों की जो है वो समीक्षा होती थी कि ब्रिटिश नीति जो आई है वो अच्छी है या खराब है, खराब है तो कैसे उसका विरोध करना है, ठीक है। और ये विरोध की जो रणनीतियां थी वो आम लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये सब रणनीतियां होती थी कांग्रेस के अधिवेशनों में।
यहाँ छत्तीसगढ़ के नेता जो है पार्टिसिपेट करते थे और जाते थे कहाँ, छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के लोगों में राष्ट्रीय चेतना का फिर विकास करते थे और आंदोलनों का क्या करते थे, प्रसारित करते थे, विभिन्न रणनीतियों का। ठीक है, तो देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के नेताओं ने सबसे पहले कौन से अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है, तो अधिवेशन आया था 1889 में। 1889 में हुआ था बंबई अधिवेशन। बंबई अधिवेशन। ठीक है, 1889 में बंबई अधिवेशन हुआ और इसकी अध्यक्षता किसने किया, विलियम वेडनबर्ग। विलियम वेडनबर्ग के द्वारा बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता की गई और इसमें छत्तीसगढ़ के कौन कौन से नेता भाग लिए, तो याद रखना इसके लिए एक ट्रिक है, SRTV। ठीक है, SRTV। SR कोई व्यक्ति है जो टीवी लिए, क्लियर है क्या, SRTV। अब देखिए पूरा नाम याद रखिएगा, S से सप्रे, सप्रे दैट मीन्स माधवराव सप्रे, पहला नाम हुआ माधवराव सप्रे। ठीक है, एस से हमने कहा सप्रे। दूसरा नाम देखते हैं, दूसरा नाम है आर से है रामदयाल, रामदयाल तिवारी, रामदयाल तिवारी। ठीक है, अगला नाम है टी से, याद रखिएगा CM ठक्कर को, टी से ठक्कर दैट मीन्स CM ठक्कर, CM ठक्कर। और वी से चौथा नाम अभी को याद रखना है, वामन राव लाखे। वी से कौन सा नाम याद रखना है, वामन राव लाखे जी। ठीक है क्या, तो मैंने कहा कि 1889 में, ठीक है, कांग्रेस का बंबई अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता विलियम वेडनबर्ग द्वारा की गई और इसमें छत्तीसगढ़ से 4 नेता जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। ट्रिक क्या है, SRTV। एस से सप्रे दैट मीन्स माधवराव सप्रे, आर से रामदयाल तिवारी, ठीक है, टी से CM ठक्कर और वी से वामन राव लाखे। क्लियर है क्या इतना? ठीक। अब देखिए कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है जिसमें छत्तीसगढ़ के नेता जो है पार्टिसिपेट करते हैं, वो होता है 1891 का नागपुर अधिवेशन। नागपुर अधिवेशन। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो P आनंद चार्लू के द्वारा, P आनंद चार्लू, P आनंद चार्लू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की। अच्छा एक चीज भूल गया मैं, जो 1889 का बंबई अधिवेशन हुआ था उसमें मध्य प्रांत से 214 प्रतिनिधि जो है पार्टिसिपेट किए थे, नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो P आनंद चार्लू के द्वारा 1891 का नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अब इसमें देखिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं, छत्तीसगढ़ से भाग, तो उसी ट्रिक को एक बार फिर से लिखना है आपको, SRTV। अब वो टीवी लिया था वो बैड हो गया था, मतलब खराब टीवी लिया था, और बैड का स्पेलिंग क्या लिख रहा हूं मैं, B और D बस। क्लियर है क्या, शुरू में SRTV बंबई अधिवेशन, अब वो SRTV प्लस बैड, ये वही नाम फिर से दोहरा देना, सप्रे, S से सप्रे, R से रामदयाल तिवारी, ठीक है, T से CM ठक्कर, V से वामन राव लाखे। इसमें 2 अन्य नेता ने पार्टिसिपेट किया और इनका नाम मैं बता रहा हूं, बी से बद्रीनाथ साव, बद्रीनाथ साव। ठीक है, और कहीं कहीं आपको डोमार सिंह भी नजर आते, डोमार सिंह, किसी किसी बुक में डोमार सिंह का नाम भी दिया गया। ठीक है क्या, ठीक है। अब इस अधिवेशन में याद रखिएगा कि गांवों से किसानों एवं माल गुजारों ने भाग लिया था। ठीक है,
ये जो नागपुर अधिवेशन है इसमें किसानों और माल गुजारों ने भी भाग लिया था। और जब मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर, मध्य प्रांत के जो चीफ कमिश्नर थे जब वे बिलासपुर आए, बिलासपुर आए तब किसानों और माल गुजारों ने उन्हें एक ज्ञापन सौंपा और उस ज्ञापन में यह कहा गया कि नहर कर एवं जंगल कर को समाप्त करने का ज्ञापन दिया गया था। ठीक है क्या? तो इस समय मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर बिलासपुर आते हैं और यहाँ के जो किसान और माल गुजार है वो एक प्रतिवेदन देते हैं, नहर कर और जंगल कर को माफ करने का ज्ञापन सौंपते हैं। क्लियर है क्या? 1891 का नागपुर अधिवेशन। ठीक है, इसकी अध्यक्षता पी आनंद चार्लू ने की थी, SRTV प्लस बेड। ठीक है, ये तो वही नाम है जो 1889 के बम्बई अधिवेशन में जो पार्टिसिपेट किए थे, साथ साथ बी से बद्रीनाथ शाह और डी से दोमार सिंह। क्लियर है क्या? इसमें किसानों और माल गुजारों ने भी भाग लिया था। ठीक है क्या? ठीक। अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में अकाल का समय। 1894 से 90 के बीच, मतलब के 1900 के बीच छत्तीसगढ़ में अकाल का समय था। छत्तीसगढ़ में अकाल का समय। अब पहला क्वेश्चन इसमें से ये आपसे पूछेगा, जब छत्तीसगढ़ में अकाल का समय था उस समय मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो उस समय मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर थे, मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर थे वुडवर्ड। वुडवर्ड जो है वो छत्तीसगढ़ में जब अकाल पड़ा था तो छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं कब? 1894। 1894 में छत्तीसगढ़ की यात्रा करते हैं। ठीक है, और याद रखिएगा दूसरा पॉइंट इसमें, रायपुर में 20 जनवरी, ठीक है, 20 जनवरी 1894 को राजाओं एवं जमींदारों का सम्मेलन बुलाया जाता है। ठीक है, चीफ कमिश्नर वुडवर्ड द्वारा रायपुर में 20 जनवरी 1894 को राजाओं और जमींदारों का सम्मेलन बुलाया जाता है और इसमें यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के जो अकाल ग्रस्त लोग हैं उनकी आप हेल्प करो। क्लियर है क्या? इसी में आगे चलते हैं। अगला पॉइंट याद रखिएगा, बिलासपुर में, ठीक है, 17 मार्च 1900 ईस्वी को, ठीक है, अकाल निवारण सभा आयोजित की जाती है। अकाल निवारण सभा का आयोजन किया जाता है। कहां पर? बिलासपुर में। अब इसमें फंड एकत्रित करने के लिए इंडियन चैरिटेबल फंड की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और इसमें अकालग्रस्त व्यक्तियों के निवारण के लिए इसमें इंडियन चैरिटेबल फंड की व्यवस्था की जाती है और पैसा एकत्रित किया जाता है। 6000 रुपए जो है वो एकत्रित की जाती है। हालांकि इसमें संदिग्ध है कि ब्रिटिश जो अधिकारी है, जो कर्मचारी है, वो और ज्यादा पैसा रहा होगा, कुछ पैसे वो खा गए होंगे। क्लियर है क्या? तो ये हमने देखा छत्तीसगढ़ में अकाल का समय। पहला क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि जब छत्तीसगढ़ में अकाल पड़ा था तो उस समय मध्य प्रांत के चीफ कमिश्नर कौन थे? तो वो थे वुडवर्ड। क्लियर है क्या? अब देखिए, राजाओं और जमींदारों का सम्मेलन कहां हुआ? रायपुर में हुआ 20 जनवरी 1894 को।
और बिलासपुर में क्या होता है, अकाल निवारण सभा जो है वो आयोजित की जाती है 17 मार्च 1900 को। क्लियर है क्या? और इंडियन चैरिटेबल फंड की व्यवस्था की जाती है जिसमें 6,000 रुपए की राशि एकत्रित होती है ताकि अकाल से जो ग्रसित व्यक्ति है उनका हेल्प हो सके। क्लियर है क्या? ठीक है। अब अगला पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अगला देखते हैं 1900 ईस्वी में अब पत्रिका आती है छत्तीसगढ़ मित्र। पत्रिका वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था छत्तीसगढ़ मित्र के बारे में। क्या बताया था कि इसका प्रकाशन 1900 में बिलासपुर में पेंड्रा रोड से जो है इनका प्रकाशन होता था। क्लियर है क्या? ठीक है। अब इसके संपादक कौन थे? संपादक थे इसके माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे जी और रामराव चिंचोलकर। रामराव चिंचोलकर। ठीक है। इसके प्रोपाइटर कौन थे, मतलब मालिक कौन था? प्रोपाइटर प्रोपाइटर थे इसके वामन राव लाखे। वामन राव लाखे जो है इनके प्रोपाइटर थे। अब ये आर्थिक अभाव के कारण बस 3 वर्ष तक ही चलता रहा। 3 वर्ष तक चलता रहा आर्थिक अभाव के कारण, फिर ये इसका प्रकाशन बंद हो गया। ठीक है। और उसी समय फिर सन 1900 में सरस्वती पत्रिका आई। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन होता है 1900 में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है क्या? तो हमने देखा, ये पहले भी हम देख चुके हैं, इसको नहीं देखे थे, इसको देख लीजिए। सरस्वती पत्रिका पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी के द्वारा 1900 में प्रकाशित हुई थी। क्लियर है? ठीक। ठीक। अब हम लोग देखते हैं अब बनारस अधिवेशन को। ठीक है। अब देखो 1905 ईस्वी में छत्तीसगढ़ इंडिया का होता है बनारस अधिवेशन, कांग्रेस का बनारस बनारस अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहब नौरोजी। दादा साहब नौरोजी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है बनारस अधिवेशन की। अब इसमें छत्तीसगढ़ से कौन कौन पार्टिसिपेट करते हैं? तो याद रखिएगा SRTV तो था ही। ठीक है। SRTV था, प्लस याद रखना है राम जी, दैट मीन्स R और G, और बद्री बैड था, बैड टीवी था ना, तो ये देखिए बैड, लेकिन इस D को इसमें हम हटा देंगे। क्लियर है क्या? अब देखिए नाम पढ़ता हूं मैं। ये थे सप्रे से, S से सप्रे, दैट मीन्स माधवराव सप्रे जी। अब याद रखिएगा S हो गया R। R से हमने राम दयाल तिवारी पढ़ा था, लेकिन इसमें याद रखिएगा राम गोपाल तिवारी। R से क्या नाम याद रखेंगे? राम गोपाल तिवारी। ठीक है क्या? T से नाम याद रखेंगे CM ठक्कर को, जो कि पहले ही से था, और बदलाव नहीं आएगा इसमें, CM ठक्कर। और V से याद रखेंगे वामन राव लाखे को। ठीक है क्या? अच्छा, R से याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल। आपसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में रविशंकर शुक्ल ने पहली बार जो है वो भाग लिया था? तो बनारस अधिवेशन 1905। जी से याद रखिएगा गजाधर साव। गजाधर साव। और बी से पता ही है आपको बद्रीनाथ साव। बद्रीनाथ साव।
ठीक है क्या? देखिए 1889 में मैंने क्या ट्रिक बताया था? SRTV। 1891 में क्या हो गया? SRTV प्लस बेड। ठीक है, और मैंने कहा 1905 ईस्वी में SRTV प्लस रामजी प्लस बेड। क्लियर है क्या? और डी को यहां से काट देना। क्लियर है क्या? देखिए यहां पर कौन थे? सप्रे, राम, दयाल, ये क्या? CM ठक्कर, वामन और लाखे, सेम वही। बद्रीनाथ साह, डोमार सिंह आ गए। और यहाँ पे क्या अंतर आया कि यहाँ पे याद रखिएगा ये आपके राम गोपाल तिवारी आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिएगा रविशंकर शुक्ल, गजाधर शाह और बद्रीनाथ साह यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। अब देखिएगा इस बनारस अधिवेशन में होता क्या है? दो चीज यहाँ पर जो है पारित होती है। एक है स्वदेशी, हमको स्वदेशी अपनाना है, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, मतलब स्वदेश में, दैट मीन्स अपने देश में निर्मित वस्तुओं का हम लोग को उपयोग करना है, अंग्रेजी वस्तुओं का नहीं। और दूसरा बंगाल विभाजन का विरोध किया गया। इसमें बंगाल विभाजन के बारे में भी बता रहा हूं मैं। बंगाल विभाजन की निंदा की गई इसमें। ठीक है, अब बंगाल विभाजन क्या है, कैसे हुआ, अभी हम देखेंगे। पहले आप बनारस अधिवेशन को समझिए कि दादा साहब नौरोजी ने जो है वो बनारस अधिवेशन 1905 की अध्यक्षता की थी। इसमें सप्रे, ठीक है, राम गोपाल तिवारी, CM ठक्कर, वामन और लाखे, रविशंकर शुक्ल, गजाधर शाह, बद्रीनाथ साहब ने पार्टिसिपेट किया था। इसमें स्वदेशी और विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का जो प्रस्ताव है वो पारित हुआ। दैट मीन स्वदेशी अपनाएंगे और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, और इसमें बंगाल विभाजन की निंदा की गई थी। अब देखिए बंगाल विभाजन अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा इंडिया में चलते हैं हम लोग। बंगाल विभाजन क्यों हुआ था और उसका छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव हुआ? हम पढ़ रहे हैं बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन एवं छत्तीसगढ़ में प्रभाव। ठीक है, देखिए बंगाल उस समय प्रमुख राजनीतिक केंद्र था। हिंदू मुस्लिम सभी जो है वो मिलजुल करके ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ एकजुट हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो नीति के तहत बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया। ये मान लीजिए ये बंगाल है, तो इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक पश्चिमी बंगाल। ठीक है, पूर्वी बंगाल में मुस्लिम बाहुल्य ज्यादा था। ठीक है, मुस्लिम लोग ज्यादा थे, तो मुस्लिमों को अलग पूर्वी बंगाल और हिंदुओं को अलग पश्चिम बंगाल में। ठीक है, अब इस पश्चिम बंगाल में क्या था, इससे हमें काम है। इस क्षेत्र में कौन कौन थे? बंगाल था खुद। ठीक है, क्योंकि बंगाल उस समय, बंगाल सिर्फ बंगाल को ही नहीं बोलते थे, बहुत बड़ा क्षेत्र था बंगाल। ठीक है, वर्तमान का जो बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा, इन तीन क्षेत्र को जो है वो पश्चिम बंगाल में रखा गया था। ठीक है, अब बंगाल विभाजन, तो ये बंगाल को दो भागों में तोड़ने का क्या जिक्र किया ब्रिटिशों ने? तो ब्रिटिशों ने कहा कि प्रशासनिक सुविधा के कारण हम बंगाल का दो विभाजन करके, बंगाल बहुत बड़ा था, प्रशासनिक रूप से उसमें प्रशासन करने में उसमें असुविधा होती है। लेकिन उनका आंतरिक कारण क्या था कि यहाँ के राजनेताओं में जो फूट डालो राज करो नीति के तहत हिंदू मुस्लिम खेलना और यहाँ के नेताओं में जो है आपसी मतभेद उत्पन्न करना, ये ब्रिटिशों का आंतरिक उद्देश्य था। ठीक है क्या? बंगाल विभाजन करने का ये समझ में आ गया। इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं। अब देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको मेंस में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो बंगाल विभाजन का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रभाव देखते हैं हम लोग, भौगोलिक प्रभाव। ऐसे ही लिखना है आपको, भौगोलिक प्रभाव। भौगोलिक प्रभाव कैसे? देखिए उस समय छत्तीसगढ़ में, मैंने बोला ना उड़ीसा,
उड़ीसा जो है वो अब पश्चिम बंगाल का हिस्सा था, अभी अभी मैंने बताया, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में उस समय जिला था संबलपुर, संबलपुर। तो संबलपुर जिला के जो 5 रियासत थे उनको भेज दिया गया उड़ीसा, ठीक है क्या। कहाँ भेज दिया? उड़ीसा। कौन कौन से थे वो रियासत? तो इधर ही से याद कर लीजिएगा। स से याद रखेगा सोनपुर, सोनपुर। संबलपुर से ही ये 5 रियासत जो उड़ीसा में गए छत्तीसगढ़ से, उसको हम याद कर रहे हैं। स से संबलपुर, ब से याद रखिएगा बामरा, ब से बामरा, ल से लहांडी, दैट मीन्स काला हांडी, काला हांडी, ठीक है। प से याद रखेगा पटना और र से याद रखेगा रायखोल। ये 5 रियासतें जो छत्तीसगढ़ में विद्यमान थी, ये 5 रियासतें कहां चली गई? बंगाल विभाजन के द्वारा उड़ीसा चली गई। और छोटा नागपुर क्षेत्र ये कहां चली गई? उड़ीसा। अब छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें आई। छोटा नागपुर क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से, छोटा नागपुर क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में 5 रियासतें आई। इन 5 रियासतों का क्या नाम था? तो देखिए, आप भली भांति जानते हैं, कोरिया, चांग बखार, ठीक है, कोरिया, चांग बखार, जसपुर, सरगुजा, सरगुजा और उदयपुर। ये 5 रियासत जो है वो छत्तीसगढ़ में आ गई बंगाल विभाजन के द्वारा। तो हमने पहला प्रभाव देखा, भौगोलिक प्रभाव, कि छत्तीसगढ़ की जो 5 रियासतें थी वो उड़ीसा चली गई और छोटा नागपुर क्षेत्र के जो 5 रियासत थे वो छत्तीसगढ़ आ गए, ठीक है क्या। अब दूसरा प्रभाव देखते हैं, राजनीतिक प्रभाव। पहला प्रभाव हमने देखा भौगोलिक प्रभाव, अब अगला प्रभाव देखते हैं राजनीतिक प्रभाव। राजनीतिक प्रभाव, ठीक है। राजनीतिक प्रभाव कैसे? कि बंगाल विभाजन का बहुत विरोध हुआ। भारत सहित छत्तीसगढ़ में भी बंगाल विभाजन का बहुत विरोध हुआ। और विशेष रूप से किसने विरोध किया? तो बिलासपुर से ताराचंद, एक नाम याद रखना है आपको, ताराचंद, ठीक है। बिलासपुर से ताराचंद ने विशेष करके बंगाल विभाजन का बहुत ज्यादा विरोध किया, इसलिए ताराचंद को राजनीतिक रूप से जागृत छत्तीसगढ़ का प्रथम व्यक्ति कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति किसको कहा जाता है? ताराचंद को। क्यों? क्योंकि ये पहला छत्तीसगढ़ का व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों का बहुत ज्यादा विरोध किया, बंगाल विभाजन का। इससे पहले कोई नेता या कोई व्यक्ति इतना अच्छे से विरोध, इतने तेजी से, इतने आक्रामक रूप से विरोध नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए ताराचंद को जो है राजनीतिक रूप से जागृत प्रथम व्यक्ति का श्रेय कहा जाता है। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक प्रभाव भी आया। क्लियर है क्या? ठीक। अब देखते हैं और क्या प्रभाव पड़ा बंगाल विभाजन का। स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, एवं दुकानें, जिसमें हम लोग खादी को भी शामिल कर सकते हैं, खादी प्रचार, ठीक है। अब देखिए, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप जो है संपूर्ण देश में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान याद रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान दुकानें और खादी प्रचार जो छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से दिखाई देती है। अब देखिए, दुकानें कहाँ कहाँ खोली गई और किनके किनके द्वारा खोली गई स्वदेशी दुकानें। तो याद रखिएगा, राजिम में ठाकुर पूरन सिंह जी के द्वारा राजिम में स्वदेशी दुकानें खोली गई थी, ठीक है क्या। अब याद रखना, महासमुंद में
हर प्रसाद सोनी के द्वारा स्वदेशी दुकानें खोली गई थी। इसके अलावा धमतरी में यादव राव के द्वारा स्वदेशी आंदोलन खोली गई थी। ठीक है, अब देखते हैं खादी प्रचार जो है वो राजनांदगांव में किया गया। राजनांदगांव में किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, और इसके सहयोगी थे शिवलाल और शंकर लाल इनके सहयोगी थे। तो ये भी बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव था छत्तीसगढ़ में। क्लियर है क्या? इसके अलावा अगर हम देखें तो इसी का परिणाम था जो 1906 ईस्वी में समित्र मंडल गठित की गई थी राजिम में। किसके द्वारा? आपको बता चुका हूं मैं, सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा। ठीक है, और इसका मुख्यालय किसको बनाया गया था? समित्र मंडल का मुख्यालय था सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान। ठीक है, समित्र मंडल बनाने का उद्देश्य था स्वदेशी आंदोलन को बढ़ावा देना। ठीक है क्या? और इसके तहत जो राजिम में ही सारंगमणि मुदलियार का निवास स्थान था उसको समित्र मंडल का मुख्यालय बनाया गया था। तो ये हमने देखा कि बंगाल विभाजन का क्या प्रभाव पड़ा भौगोलिक रूप से, ठीक है, आंदोलन के जरिए, स्वदेशी एवं खादी प्रचार और राजनीतिक रूप से भी। ठीक है, अब हमको आगे बढ़ना है। जब मेंस में आए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और प्री में तो पूछता है। इसके अलावा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन होता है। कलकत्ता अधिवेशन अरे सॉरी, 1905 में बनारस अधिवेशन हुआ था। बनारस अधिवेशन अभी जो हमने पढ़ा उसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। शायद मेरे से मिस्टेक हो गया होगा, गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा जो है वो बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है क्या? अच्छा, अब देखिए कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहब नौरोजी। दादा साहब नौरोजी के द्वारा कलकत्ता अधिवेशन होता है 1906 में। ठीक है क्या? अब देखिए इसमें कौन कौन भाग लेते हैं छत्तीसगढ़ से? SRLV से, ट्रिक से याद रखिएगा, ये नाम है सप्रे जी का, दैट मीन्स माधवराव सप्रे। आर से याद रखिएगा रविशंकर शुक्ल। ठीक है, एल से याद रखिएगा लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है, और वी से याद रखिएगा वामन राव लाखे जी। ठीक है, अब इस कलकत्ता अधिवेशन में क्या होता है? इंडिया लेवल पर राष्ट्रीय मंडल की स्थापना की गई। ठीक है, नागपुर में। इसमें क्या किया गया? कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया गया? नागपुर में राष्ट्रीय मंडल की स्थापना की गई। और इस राष्ट्रीय मंडल में छत्तीसगढ़ से कौन थे? तो छत्तीसगढ़ से थे माधवराव सप्रे।
माधवराव सप्रे जी जो है इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, और याद रखिएगा इसी के तहत रायपुर में, इसी अधिवेशन के फलस्वरूप रायपुर में, ठीक है, गोपाल राव बूटी के बाड़े में अधिवेशन होता है, जिसकी अध्यक्षता करते, सम्मेलन होता है, इसकी अध्यक्षता करते हैं दादा साहब खापर्डे। दादा साहब खापर्डे जी, दादा साहब खापर्डे की अध्यक्षता में रायपुर के गोपाल राव बूटी के बाड़े में अधिवेशन होता है और इसमें राष्ट्रीय मंडल बनाने का निर्णय होता है। राष्ट्रीय मंडल, ये राष्ट्रीय मंडल के सदस्य क्या करेंगे, वही स्वदेशी आंदोलन का विस्तार से, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करेंगे भारत सहित छत्तीसगढ़ में। क्लियर है क्या? ठीक है, ये हमने देखा कलकत्ता अधिवेशन को। इसी के तहत याद रखिएगा 1906 में इसी के तहत याद रखिएगा 1906 ईस्वी में और रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा बनती है। कांग्रेस शाखा का निर्माण होता है। किसके प्रयास से? तो सीएम ठक्कर के प्रयास से रायपुर में कांग्रेस की एक शाखा का निर्माण होता है 1906 में, और इसमें पहली सदस्यता किसकी रही? पहली सदस्य रही थी सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, ये पहले छत्तीसगढ़िया बने थे, पहले छत्तीसगढ़िया थे कांग्रेस में भाग लेने वाले। ठीक है, तो प्रथम कांग्रेस सदस्य कौन थे? सुंदरलाल शर्मा। ये पहले क्या थे? छत्तीसगढ़िया। क्लियर है क्या? तो हमने आज देखा 1906 तक के प्रावधानों को। ठीक है, क्या क्या हुआ था, क्या क्या अधिवेशन हुए, उसमें छत्तीसगढ़ की क्या क्या भागीदारी रही थी। अगले वीडियो में हम इससे आगे की बातें करेंगे। धन्यवाद।